हेलो हेलो हेलो। वेलकम यू ऑल। अटैकिंग प्रिपरेशन में आप सभी का ढेरों स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है। आई होप आप लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, उसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, फोर्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद ये सारे टॉपिक जो हैं ये पैरेलली जेई, सीबीटी टू, एनटीपीसी, एएलपी, सीबीटी टू, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, ग्रुप आरआरबी, ग्रुप डी एंड सीजी व्यापम, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ओके। देखिए गाइस, लास्ट टाइम मैंने यूनिट कवर करवा दिया था, मेजरमेंट कवर करवा दिया था, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ओके। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, सिलेबस में देखिए, ये तो एएलपी वालों का, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी टू वालों का सिलेबस है ये। ठीक है। अब इसमें ये है कि आरआरबी, एएलपी, सीबीटी टू वालों को एक स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना, सारे के सारे टॉपिक नहीं कवर करके जाना है। वहीं आरआरबी, जेई, सीबीटी टू, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी, एनटीपीसी, इनको कंप्लीट फिजिक्स कवर करके जाना है। ओके। इनको ऐसा कोई टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं मेंशन किया है। इनको कंप्लीट सिलेबस तो मैं जितना भी टॉपिक में यहाँ पे करवाऊंगा, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उतना ही करके जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके। थ्री लॉ ऑफ मोशन वर प्रपोज्ड बाई, गति के तीन नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं? तो ये तीन नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं? ये न्यूटन के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है। तो अब ये न्यूटन जी का क्या कहना था? ये तीन नियम थे न्यूटन के। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहते हैं कि भाई कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में होगी, चाहे वो रेस्ट के स्टेट में हो या फिर मोशन के स्टेट में हो, वो तब तक अपने स्टेट से चेंज नहीं करेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ओके। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, एवरी एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ओके। यहाँ पे अरिस्टोटल जी को क्या कहते हैं? अरिस्टोटल जी जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है। फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ओके। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस गैलीलियो, इनका क्या योगदान रहा है? गैलीलियो, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। मॉडर्न साइंस। ओके। या फिर इनको गैलीलियो जी के और भी कुछ कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। और गैलीलियो जी ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था जिससे हम स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो ये गैलीलियो जी थे। अब एडिसन जी का क्या योगदान रहा? इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ओके। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। ओके। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अदर नेम है। When a stationary bus start moving, people standing in it fall in the backward direction. Which of the following law explain this situation? जब एक स्थिर बस चलना शुरू करती है तो उसमें खड़े लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति के की व्याख्या करता है? तो देखिए, बस अचानक पहले खड़ी स्टेशनरी बस है, मतलब उसके अंदर जो लोग हैं वो रेस्ट के कंडीशन में। जब बस अचानक से चलना स्टार्ट करता है तो बस तो मूविंग कंडीशन में
हो जाती है, लेकिन भाई उसकी इनर्शिया की वजह से जो अंदर लोग बैठे हैं वो तो रेस्ट में रहते हैं, जिसके वजह से वो लोग पीछे फेंकाते हैं। ठीक है, तो ये किसके वजह से फेंकाते हैं? न्यूटन। तो ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करता है, न्यूटन की गति का पहला नियम को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है भाई, रेस्ट के स्टेट में है जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लग जाता। एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई? बस अचानक से मूव करने लग गया तो इनको जो फोर्स पड़ा सामने जाने का, लेकिन रेस्ट की वजह से ये लोग पीछे फेंका गया। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन इज कॉल्ड। स्थिर वस्तु के स्थिर रहने तथा गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? इनर्शिया। ये इनर्शिया के वजह से ये रेस्ट का रेस्ट में रहता है, मोशन का मोशन में रहता है। ठीक है, अब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है इसका यूनिट? मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, स्टॉक ऑफ बुक लाइंग ऑन अ टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू। मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर डैश के कारण नहीं हिलता है। देखिए, अब कोई पर्टिकुलर टेबल है, टेबल में किताब रखी हुई है। ठीक है, किताब रखी हुई है, वो मूव इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में रहता है। रेस्ट कंडीशन के इनर्शिया की वजह से, रेस्ट स्टेट के इनर्शिया की वजह से वो मूव नहीं करता है। ओके, एन एथलीट रन फॉर सम टाइम बिफोर हाई जंप सो दैट इनर्शिया ऑफ हिम टेक लॉन्ग जंप। एक एथलीट ऊंची कूद से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका जड़त्व लंबी कूद में बदल जाए। अब देखिए, यहाँ जड़त्व का बात कर दिया, मतलब इनर्शिया का बात कर दिया। इनर्शिया कौन से स्टेट में, ये हमें पता करना है। वो रेस्ट के कंडीशन में है या फिर मोशन के कंडीशन में है। ओके, तो देखिए, एथलीट रन कर रहा है, रन करना से मतलब इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? ये मोशन के स्टेट में था। अब ये मोशन कर रहा है मतलब कोई ना कोई स्पीड ये एक्वायर किया होगा, जिसके वजह से वो लॉन्ग जंप कर पाया। ओके, तो इनर्शिया कौन सी इनर्शिया है? तो वो आपकी स्पीड है। ओके, गति। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है? ये मोमेंटम से रिलेटेड है। इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया को आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, किसी भी चीज की आदत पड़े रहना उसको इनर्शिया कहते हैं। अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा। इसको एग्जांपल से ऐसा समझिए कि आप अगर 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं तो फिनिश लाइन में जाके एग्जैक्टली आप नहीं खड़े हो जाते, आप कुछ दूर जाके रुकते हो, है कि नहीं? तो कारण क्या कुछ दूर जाके रुकने का? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एक मोशन में थी, तो मोशन में होने की वजह से वो सडनली अपने स्टेट को नहीं चेंज कर, पट से अचानक से वो रेस्ट कंडीशन में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनर्शिया की वजह से हम लोग कुछ दूर जाके रुकते हैं हम लोग। समझ में आया? अच्छा, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ओके, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट का डेफिनेशन ये होता है कि नेट फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मतलब थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स ही है, लेकिन ये एक नेट फोर्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। देखिए, ये सीधा सीधा डेफिनेशन है न्यूटन्स के सेकंड लॉ का। न्यूटन्स के सेकंड लॉ का डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी है इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, विच न्यूटन्स लॉ गिव आइडिया अबाउट स्टेटमेंट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स किसका होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। ओके, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? इक्वल एंड अपोजिट। देखिए, यहाँ पे दो वस्तु के बीच बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। न्यूटन का कौन सा नियम
इस कथन के बारे में विचार देता है। तो ये गति के तीसरा नियम विचार देता है इसमें। रॉकेट लॉन्चिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ? रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग किसके नियम पे आधारित है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित है। ये रॉकेट से नीचे एयर प्रेशर की तरफ, नीचे की तरफ प्रेशर देता है और ऊपर की तरफ वो मूव करता है। ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब देखिए, व्हेन अ सेलर जंप इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोट ड्रिफ्ट बैकवर्ड, विच लॉ ऑफ न्यूटन रिप्रेजेंट एग्जाम्पल? अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या। देखिए, अब बोट है, जमीन में तो चलेगा नहीं, ये चलेगा पानी में। ठीक है, ये बोट है और ये किनारा है मान लो। तो ये सेलर भाई साहब है। सेलर भाई साहब बोले कि भाई मैं कूदूंगा। कहाँ पे? नीचे कूदूंगा। ठीक है, तो हम बोले कूद जाओ। जब द मोमेंट ही जंप इनटू द बैंक ऑफ रिवर, ओके, द मोमेंट ही जंप इनटू द बैंक ऑफ रिवर ही पुट सम प्रेशर, उसने कुछ प्रेशर बोट पे दिया, जिसके वजह से वो सामने की ओर कूदा, फॉरवर्ड वो सेलर ने कूदा और बोट पीछे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। A constant force act on an object is 5 kg on object of mass 5 kg for a period of 2 seconds. This increase the velocity of the object from, ये 1 नहीं होगा, ये होगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ फोर्स यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे फोर्स पूछा है, तो फोर्स का क्या डेफिनेशन है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड व्हाट डू वी नो? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या है? आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 7 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ आपका? 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 3/2। एक्सेलरेशन आपका 3/2 हो गया। तो फोर्स में मास कितना दिया हुआ है? 5 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन 3/2, तो ये हो गया आपका 15/2। तो आंसर आ जाएगा आपका 7.5 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन में होता है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, सी इसका आंसर है। A cricket ball of mass 100 gram moving with a velocity of 30 meter per second is stopped, रुक गया, by a player in 0.5 second. The average force exerted by player is, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चली 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल, ठीक है, एवरेज फोर्स पूछा है। तो एवरेज फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है आपका? ठीक है, ये मास जो दिया वो 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं अगर चेंज करूं किलोग्राम में तो 0.1 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.1 केजी। फाइनल वेलोसिटी देखिए, इसको स्टॉप किया गया तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30 हो जाएगी। तो 0.1 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ? 0.05। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय -30 डिवाइड बाय 0.05। ठीक, तो ये गिरो तो बाई 10। अब देखिए, तो ये हो जाएगा -30 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5, 5152 टाइम। तो इसका आंसर आ गया -60 न्यूटन। ठीक है, -60 न्यूटन वो दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख लेते हैं, -60 न्यूटन।
ठीक है, तो ये आपका आंसर है, तो -60 न्यूटन सी आपका आंसर है। When a two equal force is applied against the body in opposite direction, the two total force used on a body will be। जब किसी पिंड पर विपरीत दिशा में दो बार बल लगाए जाते हैं, तो पिंड पर लगा कुल बल डैश होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, भाई ये सोहन है, ओके, और ये रोहन है, ठीक है, ये इधर जाऊंगा बोला, ये इधर जाऊंगा बोला, तो भाई टोटल फोर्स क्या लगा, 0, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है, देखिए मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। प्रेशर क्या है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और टच पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम, मोमेंटम की फॉर्मूला होती है मास इनटू वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान और वेग इसकी गुणनफल को कहते हैं मोमेंटम, संवेग। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन The object is 85 kg and the velocity is 60 meter per second. The momentum of the object। तो भाई मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है, 85 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 5100 केजी मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो गया आपका बी, मोमेंटम। इफ वेलोसिटी इज डबल, यदि वेग दो गुना कर दिया जाए, तो मोमेंटम इज इंक्रीज 3 टाइम और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 4 टाइम। मोमेंटम 4 टाइम, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम, मोमेंटम 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, मोमेंटम 4 टाइम, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम। देखिए अब मोमेंटम है, मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी डबल कर देंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर देता हूं, मान लो ये हाफ है, मास को ऐसे ही रख दिया, और ये 2v का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा हाफ मास 4 वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, 4 को मैं कॉमन ले लेता हूं, हाफ एम और v का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना 4 टाइम बढ़ गया, ठीक है। ये मान लो काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो ये काइनेटिक एनर्जी 2 हो गया जब वेलोसिटी डबल हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी 2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। तो इसका आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो गया और मोमेंटम जो हो गया वो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये इसका आंसर सी होगा। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो ये काम करता है मोमेंटम के, ठीक है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी दो टाइप के होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इसको टोटल क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है, और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज वेलोसिटी, एम इज मास, यहाँ पे एच जो है वो आपका हाइट है, जी आपका ग्रेविटी है, मास एम आपका मास है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला आप सभी को पता, मास इनटू वेलोसिटी है। मास, देखिए मास जो है, चाहे वो आप अर्थ में रहे या मून में रहे, मास आपका हर जगह कांस्टेंट होगा। वेरी क्या करेगा, वेरी आपका जो करेगा वो वेट करेगा, ओके। वेट जो है आपका अर्थ में अलग रहेगा, मून में अलग रहेगा, लेकिन मास जो है वो मून हो या अर्थ,
या जुपिटर ले लो या मरकरी चले जाओ, आप कोई भी प्लेनेट पे चले जाओ, मास आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अ गन ऑफ मास 5 kg fires a bullet of mass 0.01 kg if the initial velocity of bullet is 250 meter per second, then the final then find the recoil velocity of the gun। तो देखिए, स्टार्टिंग में गन भी आपका रेस्ट में था, ठीक है, बुलेट भी आपका रेस्ट में था। अब गन की वेलोसिटी, गन की फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 250 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे ये फॉर्मूला है। देखिए, ये 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक बंदूक, 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गोली दागती है। यदि गोली की प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कीजिए। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है m1v1 प्लस m2v2, ओके, इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। अब हमको पता है कि भाई गन हो या बुलेट, ये इनिशियली रेस्ट पे ही थे, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ठीक है। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसका फॉर्मूला क्या कहता है? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 m2u2। ओके। तो हमें पता है कि भाई गन भी इनिशियली रेस्ट में था और बुलेट भी इनिशियली रेस्ट में था, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ओके। तो मास कितना दिया हुआ है? गन का मास कितना दिया हुआ है? m1 जो है वो आपका 5 kg दिया हुआ है। ओके। और बुलेट m2 की जो मास है वो दी हुई है 0.01। ओके, m1 और m2 की वैल्यू हमें पता चल गई। तो m1 कितना है आपका? 5 इंटू वेलोसिटी कितना है गन की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, अब बुलेट की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? बुलेट की मास कितनी दी हुई है? बुलेट की मास दी 0.01 kg। ठीक है। तो 0.01 kg मल्टीप्लाइड बाई इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 250। ओके। तो मैं इसको 5v1 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 250, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ये इस तरफ गया तो माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन 2.5 5v1 v1 इज इक्वल टू -2.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2, तो -0.5 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब मीटर पर सेकेंड। तो -0.5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। ठीक है। A truck, a 2000 kg truck traveling at 10 meter per second collide with a parked car at a traffic light. After collision, both move together at a speed of 8 meter per second. Mass of the car is 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है। टक्कर के बाद दोनों 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक साथ चलते हैं। कार का द्रव्यमान है, मतलब कार की मास पूछ रहा है, मास क्या है कार की। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगेगा? m1 v1 m2 v2 देन m1 प्लस m2 दोनों मिला के u। कारण क्या है? दोनों एक साथ, क्योंकि देखिए बोथ मूव टुगेदर, दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं, मतलब u की वैल्यू जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है। ओके। अब कार की मास पूछ रहा है, मतलब
कार तो इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। तो भाई कार की जो V2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ठीक है। मैं अगर M1 V1 प्लस M2 V2 लिखता हूं मैं, तो इधर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई U। तो U की वैल्यू तो हमें पता है कि 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। और V1 की वैल्यू हमें पता है, ट्रक जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। M1 जो है वो 2000 है, ठीक है। तो V1 जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड, और M1 जो है वो 2000 kg, ठीक है, 2000 kg M1। अब भाई V2 जो है वो पार्क कार था, तो ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 0 इज इक्वल टू M1 क्या है, 2000 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2000 प्लस M2, ठीक है। 424500, ठीक है। फिर 4250, सॉरी 21 एंड 250, ओके। सो ये कितना हो गया, 250 देन 0, और ये हो गया आपका 2000 प्लस M2। तो मैं M2 को ऐसे लिख सकता हूँ, M2 इज इक्वल टू 2500 माइनस 2000। देखो इस 2000 को मैं इस 2000 को इस तरफ लेके आ गया, इस तरफ लेके आया तो ये 2000 माइनस हो गया। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, 500। कितना, 500 केजी। तो ये 500 केजी किसका वेट निकला, ये मास मतलब किसका मास निकला, ये कार का मास है ये, ठीक है। तो आंसर में देखिए 500 सी, सी आपका आंसर है, ठीक है। सी आपका आंसर है, ठीक है, 500 केजी। देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई इतने टफ टफ क्वेश्चंस कैसे कैसे करवा रहे हो आप इस वीडियो पे। देखिए ये सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, मैं कोई अलग से या बाहर से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आप अगर इस लेवल के क्वेश्चंस को तैयारी करके चले जाओगे, तो मैं बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 90% कॉम्पिटिशन आप पीछे छोड़ दोगे, ओके। तो आपकी तैयारी कम से कम इस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी है फिर भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 1.5x में रख के देख सकते हैं, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए डिस्टेंस जो है वो हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो कैसे डिस्प्लेसमेंट कुछ एग्जिस्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कौन सा पाथ उसने फॉलो किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका यहाँ पे जीरो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन डैश पर यूनिट टाइम। भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर में होता है। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होती है केजी, मीटर पर सेकेंड। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन की बात कर रहा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये स्पीड स्पीड तो हो नहीं सकता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन कंसीडर, ओके। लेकिन मोशन की बात कर रहा है, तो मोशन क्या है, मोशन वेलोसिटी में होगा, ठीक है, विद डायरेक्शन। क्योंकि स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब मोशन से ये या तो स्पीड होगा या तो वेलोसिटी होगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, वेग। रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, फिर से वही क्वेश्चन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी और इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, ओके, 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक का समान रूप से बढ़ जाता है। कार की त्वरण की गणना कीजिए, मतलब एक्सेलरेशन की गणना कीजिए। भाई अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो भाई v क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v आपकी, एक मिनट, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी, देखिए मैं v कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये 36 दिया तो है लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में निकालना, तो 5/18 करें तो 18 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये वन टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड u, ओके। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में इसको डाल दो, 10 माइनस 5 डिवाइड बाई टाइम कितना दिया हुआ, 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ओके। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए गाइस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है अर्थ के डायरेक्शन पे, मतलब वो सर्टेन हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप कर रहा है और फ्रीली फॉल हो रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति, इसका उदाहरण क्या होता है, एक समान त्वरण गति, एक समान त्वरण गति। विथ रेस्पेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए 3 टाइप का होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्वेश्चन में अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, एक्सेलरेशन दी हुई है और टाइम दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है कि भाई आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन दिया, टाइम दिया है और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और बोल रहा है कि डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। एस क्या है आपका, एस जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, एस डिस्टेंस है। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा जो है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइम का कोई खेल नहीं है, टाइम नहीं दिया रहेगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी दी रहेगी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ओके। ये दो चीज है। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। और यहाँ पे ये गलत हो गया, ये यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नहीं होगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, तो ये आंसर आपका गलत है। तो आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इफ अ ट्रॉली इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट, देन आफ्टर 4 सेकेंड इट वेलोसिटी विल बी, ठीक है। यदि कोई ट्रॉली विरामस्या की से 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण की गति कर रही है, तो 4 सेकेंड के बाद उसका वेग होगा।
इसका वेग निकालने बोल रहा है, वेग मतलब वेलोसिटी निकालने बोल रहा है। तो देखिए ये एक्सेलरेशन दिया हुआ ए, ठीक है, समय दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, टाइम क्या है आपका 4 सेकेंड, और ये ट्रॉली मूविंग एट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। अब ये रेस्ट बोल रहा है मतलब भाई इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो रही होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, तो u तो आपका जीरो है, प्लस ए एक्सेलरेशन कितना 2, और टाइम कितना दिया 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना निकल गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, और 4 सेकेंड तक बोल रहा है, तो टाइम आपका 4 सेकेंड हो गया। बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्थिर अवस्था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो हो गई। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका a इज इक्वल टू हो गया 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड मतलब 8 सेकेंड के लिए, टाइम आपका t। ठीक है, हाउ फार द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हाउ फार बोल रहा है, मतलब हाउ फार मतलब डिस्टेंस निकालना हमको। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भाई हमें पता है कि u इज इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो है भाई, स्टार्टिंग में ये रेस्ट कंडीशन में था, इसलिए u इज इक्वल टू जीरो। तो s इज इक्वल टू हाफ ए, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, a की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना दिया है 8 सेकेंड, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 64। तो 2 से इसको अपन डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो 2 वन टाइम में कट जाएगा, और ये 3 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो 32 इंटू 3 कितना होता है 96, और डिस्टेंस है मतलब एक कोई मीटर ही कवर किया होगा सर्टेन 96 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चाइल्ड हैज हाफ के जी ऑफ बॉल इन हिज हैंड। भाई एक कोई बच्चा, उसके हाथ में 1/4 kg, 1/4 kg ऑफ बॉल उसके हाथ में, उसने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, हिज हैंड अराइज 10 मीटर अपवर्ड, विथ हिज हैंड द बॉल एग्जिट अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। What is the value of static force exerted by a child to throw the ball? भाई स्टैटिक फोर्स पूछा, स्टैटिक फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है भाई। अब भाई मास तो हमें पता है कि 1/4 kg है, 4 kg है। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, v गिवन है। अब भाई बच्चे के हाथ में बॉल है मतलब वो रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में मतलब u की वैल्यू जीरो हो गई, v की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया, तो कुछ डिस्टेंस जो s इज इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 100, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें इस पूरे इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन पता रहेगा तब तो हम फोर्स का पूरा फाइनल वैल्यू निकाल पाएंगे ना, तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो v की वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2 का स्क्वायर, u की वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन a वैसे का वैसे ही रहेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने 0.1। ठीक है, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 0.2 a, a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.2, ये हो गया 40। तो 40 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जे 2 2 0, तो ये हो जाएगा 20, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब फोर्स की वैल्यू में हम लोग पुट कर देते हैं, देखिए फोर्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कितना है 20, तो 4 1 टाइम, 4 5 टाइम।
ठीक है, तो 5 न्यूटन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, इस लेवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। मैंने बहुत बहुत से क्वेश्चन मैंने सर्च किए हैं, उसके बाद मैंने ये सारे क्वेश्चन को छांट के निकाला है। सो प्लीज गाइज ये सारे क्वेश्चंस को आप अगेन अगेन जितना हो सके उतने बार आप रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस को। जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही परफेक्शन आपको बनेगा, उतना ही आप फिक्स हो जाओगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी कुछ भला हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।